दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रईस परिवारों में से एक अंबानी परिवार के बारे में। नीता अंबानी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और शौकों के लिए मशहूर है। वो सिर्फ अपने पति मुकेश अंबानी के साथ नहीं बल्कि अपनी यूनिक टेस्ट और लेविश लिविंग के लिए भी जानी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर रतन टाटा जैसे महान उद्योगपति भी थे, जिनकी सिंप्लिसिटी और सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी हमें असली रिचनेस की परिभाषा सिखाती है। हाल ही में हमें रतन टाटा के निधन की दुखद खबर मिली, लेकिन उनका योगदान और काइंडनेस हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। नीता अंबानी की लग्जरी के बारे में बात करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि असली अमीरी सिर्फ धन में नहीं बल्कि लोगों की सेवा में भी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं और रतन टाटा जी चैरिटी करने के लिए बिजनेस करते थे। रतन टाटा एक उद्योगपति थे जबकि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन। वॉल्यूशन के लिहाज से दोनों ही देश की नंबर 1 और 2 कंपनी है। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित थे और दोस्तों उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वो शामिल नहीं रहते थे, लेकिन उनकी लेगेसी और कंट्रीब्यूशन ने उन्हें एक अनोखी पहचान दी। आज उनकी कमी हम सभी को महसूस होती है क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच नहीं है। पर ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी और रतन टाटा में कौन सबसे ज्यादा धनी है, यानी कि किसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। अगर हम इसी बीच बात करें नीता अंबानी की, तो मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार प्राइवेट जेट गिफ्ट किए हैं। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनीज हैं। वहीं अगर रतन टाटा की बात करें तो IIT से बंगले में रहने वाले रतन टाटा के पास 135 कंपनीज थी। अब आप ही बताइए किसकी जेब होगी भारी। अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले, और वो भी एशिया के क्या इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी गिनती करवा सकते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे। तो चलिए सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मुकेश अंबानी अपने लेविश लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी के शौक जैसे कि प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कार और दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया, ये सब उनके शो ऑफ का हिस्सा है। मुकेश अंबानी अपने बिजनेस इवेंट्स, फैंसी पार्टीज और पब्लिक अपीयरेंस के लिए भी अपने स्टाइल को दिखाते हैं। वहीं रतन टाटा का शो ऑफ कुछ अलग था। वो ज्यादातर हम्बल और लो प्रोफाइल रहते थे। उनके लिए शो ऑफ का मतलब है कि वो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल समाज के लिए करते थे। चैरिटी और सोशल फंक्शंस में उनकी भागीदारी उनकी असली पहचान थी। उनके पास कई कंपनीज थी, लेकिन वो कभी भी अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट नहीं करते थे। तो दोस्तों, अगर शो ऑफ की बात करें तो मुकेश अंबानी का शो ऑफ कहीं ज्यादा दिखाई देता है, जबकि रतन टाटा अपनी वेल्थ का इस्तेमाल समाज के उत्थान में करते थे। इस तरह से दोनों के बीच की ये तुलना दर्शाती है कि शो ऑफ के मायने कैसे बदलते हैं। अब बात करते हैं दोनों की कंपनियों की शुरुआत से। टाटा कंपनी की शुरुआत हुई 21,000 रुपए से, जो कि टेक्सटाइल कंपनी से शुरू हुई थी, जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गई है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र से शुरू हो गया था, जब उनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 जोड़कर टेक्सटाइल ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। फिर जैसे ही धंधे में पांव जमने लगे तो जमशेद जी ने नागपुर में एक पहले टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उस धंधे में प्रॉफिट को देखकर उनके मन में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई, जिससे न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे देशवासियों को फायदा मिले। हालांकि वो अपने सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने, जिनका नाम दोराबजी टाटा था, आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर एस्टेब्लिश की। उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का पड़ाव, जल्दी ही उनका भी देहांत हो गया।
जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेवारी रतन भाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कंपनियों के चलते उन्होंने टाटा ग्रुप कंपनी का आंकड़ा 95 तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अधीन लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया रख दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों का नाम और काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज पूरे ग्लोबल में ऐसा फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम करना भी चाहता है। तभी तो आज कंपनी का नेटवर्क 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान अपना बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 फ्लोर की जितनी बड़ी अपनी पार्किंग अपने घर में बनाई है ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग में मुंबई की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हम बात कर रहे हैं अंबानी की, जिसके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था और हमारे पापा की तरह उनके पापा धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत करके अपनी सैलरी से सिल्वर पॉइंट जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया। पैसे जमा होने के बाद धीरू भाई अंबानी विदेश की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और एक चौल में रहने लगे और कड़ी बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी मसालों में ट्रेड करती थी। जब मसाले के धंधे में वो बिल्कुल सेट हो गए तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन विमल लोगों को लुभाने में फेल हो गया और कस्टमर का रिस्पांस उसे अच्छा नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उनके स्टॉक को बेचने का काम धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस टाइम में लोग इन्वेस्ट करना नहीं जानते थे, उस टाइम में धीरू भाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया और ऐसे इन्वेस्टमेंट करवाई कि जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हो। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू में रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। लेकिन इस रेवेन्यू और बिजनेस में सक्सेस के चलते रिस्पॉन्स रिलायंस इंडस्ट्री का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया। लेकिन शायद धीरू भाई अंबानी के हिस्से में इतनी सक्सेस थी, इसीलिए तो साल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में गवाही दे रहा था कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गई थी। अब बात करें इन दोनों के प्रेजेंट की, यानी कि दोनों के आज के पैसे की, क्योंकि लड़ाई तो सारी पैसे की ही है। क्या आप जानते हैं कि 28 मिलियन की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कंपनी के मालिक हैं। वहीं पर 135 कंपनी की सब्सिडीज जो होती हैं, टाटा इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहती है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी में 48% से ज्यादा शेयर के वो मालिक हैं और जब शेयर ही लगभग आधे से ज्यादा उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी को जितना फायदा, आदमी की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। वहीं पर बात करें रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा की टाटा ग्रुप में 1% से भी कम के शेयर के मालिक थे, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट या टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, इन सब ट्रस्ट पर डोनेट करती थी, जो कि इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग, अच्छा जनरेशन और आर्ट कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर पर काम करते रहे। मतलब कि दोस्तों, बंदे को 135 प्लस कंपनियां मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों को दान कर रहे थे। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद अब आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।